मतलब सोचिए अगर किसी कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो सिकुड़ रहा हो, लेकिन फिर भी उसका कुल मुनाफा अचानक से 90% बढ़ जाए, तो ये गणित किसी को भी उलझा सकता है ना। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि मेरी दुकान में बिक्री कम हो गई है, लेकिन मैं पहले से दोगुना अमीर हो गया हूं। हाँ, एकदम यही बात। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड यानी GIPCL की। उनके FY26 के फाइनेंशियल्स में ठीक यही हुआ है। और देखिए, वित्तीय बाजारों में ना अक्सर जो चीजें सतह पर बहुत चमकदार दिखती हैं, उनके पीछे की कहानी काफी जटिल होती है। सही कहा। एक तरफ कंपनी के मुख्य कामकाज से होने वाली कमाई 10% गिर गई है, लेकिन दूसरी तरफ कागज पर उनका नेट प्रॉफिट 211 करोड़ से सीधे उछलकर 402 करोड़ रुपए हो गया है। 211 से सीधे 402 करोड़, ये एक बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम अर्निंग्स डैशबोर्ड, स्क्रीनर डेटा और ऑडिटर्स रिपोर्ट का इस्तेमाल करके इस कागजी मुनाफे और असली कैश के बीच के अंतर को डिकोड करें। बिल्कुल। और ये एक संशयवादी लॉन्ग टर्म इक्विटी एनालिस्ट के नजरिए से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक विश्लेषक का काम सिर्फ प्रॉफिट का हेडलाइन नंबर देखना नहीं होता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT को देखें तो वो 273 करोड़ रुपए से घटकर 245 करोड़ रुपए रह गया है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस से पिछले साल के मुकाबले असल में कम पैसा कमाया है। हाँ, फिर भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी PAT वो 90% बढ़ गया। मतलब ये कैसे संभव है? मैंने जब ऑडिटर्स रिपोर्ट के नोट्स खंगाले तो पता चला कि इसका पूरा श्रेय नए कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम में जाने को मिलता है। अरे हाँ, ये टैक्स वाला एंगल बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स और बैलेंस शीट को देखना होगा। तो जरा आसान भाषा में समझाइए ना, ये टैक्स रिजीम का क्या चक्कर है? देखिए, सरकारें अक्सर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती करती हैं। GICL के मामले में वे पुराने टैक्स स्लैब से नए रिजीम में शिफ्ट हुए हैं। जहां टैक्स की दर करीब 34.9% से घटकर सीधे 25.1% के आसपास आ गई। बिल्कुल। अब इसका बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ता है? कंपनियों की किताबों में ना एक चीज होती है जिसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहा जाता है। अब लायबिलिटी यानी देनदारी। हाँ, आसान शब्दों के समझे तो ये वो टैक्स है जो कंपनी को आज नहीं बल्कि भविष्य में सरकार को चुकाना होता है। कंपनी इसे अपनी किताबों में एक देनदारी मानकर अलग से रख छोड़ती है। अच्छा, तो मतलब कंपनी ने ये सोचकर पैसा अलग रखा हुआ था कि भविष्य में करीब 35% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। एकदम सही। लेकिन अचानक नियम बदल गए और अब सिर्फ 25% देना है। ओहो, तो जो 10% का अंतर बचा वो पैसा अब सरकार को नहीं देना पड़ेगा। और अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार जिस देनदारी को चुकाना ही ना पड़े उसे कंपनी को तुरंत अपने आज के मुनाफे में जोड़ना पड़ता है। वाओ! और यही कारण है कि GNIPCL को 115.12 करोड़ रुपए का वन टाइम टैक्स क्रेडिट मिला है। मतलब ये कोई असली कमाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पैसा उन्होंने बिजली बेचकर नहीं कमाया है। ये सिर्फ एक बही खाते का एडजस्टमेंट है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक सेकेंड, इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ ना, इसके साथ ही मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट का भी एक बड़ा रोल है। मैट, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पुराने सिस्टम में कंपनियों को एक न्यूनतम टैक्स देना ही होता था, जिसका क्रेडिट वह भविष्य के लिए बचाकर रख सकती थी। नए टैक्स रेजीम में जाने पर GNIPCL ने अपने पुराने मैट क्रेडिट को भविष्य की टैक्स देनदारियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। अच्छा, तो इसे एक एसेट मानकर उन्होंने 145.18 करोड़ रुपए और अपने मुनाफे में जोड़ लिए। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो अगर हम इस 115 करोड़ के डेफर्ड टैक्स क्रेडिट और 145 करोड़ के मैट क्रेडिट को जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर करीब 260 करोड़ रुपए का कागजी मुनाफा बनता है। हाँ, और अगर इस 260 करोड़ को 402 करोड़ के उस आकर्षक नेट प्रॉफिट में से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तो कंपनी का असली रिकरिंग प्रॉफिट यानी जो मुनाफा बार बार होता है वो बहुत कमजोर नजर आता है। ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे किसी को सालों पुराना कोई फंसा हुआ बड़ा इनकम टैक्स रिफंड मिल जाए। हाँ, रिफंड मिल जाए और वो सबसे कहता फिरे कि मेरी सैलरी दोगुनी हो गई है। बिल्कुल, लेकिन रिफंड तो सिर्फ एक बार आता है ना, हर महीने थोड़ी आता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा रिकरिंग कोर अर्निंग्स पर ध्यान देता है।
इन वन टाइम टैक्स बेनिफिट्स ने उस असल कमजोरी को छिपा दिया है जो कंपनी के मुख्य कामकाज में है। क्योंकि अगले साल ये टैक्स क्रेडिट नहीं होगा और तब कंपनी को अपने असल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ही निर्भर रहना होगा। बिल्कुल। लेकिन यह एक और दिलचस्प विरोधाभास है, अगर आपने ध्यान दिया हो। कौन सा विरोधाभास? रेवेन्यू का। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ तो हुई है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर 1491 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हाँ, मैंने भी देखा। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी 649 करोड़ रुपए पर काफी मजबूत दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बिजली की बिक्री बढ़ रही है और ऑपरेशन से कैश भी आ रहा है। तो फिर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिकुड़ा क्यों? मतलब जब पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट कम क्यों हुआ? इसका जवाब कंपनी के खर्चों और उनके बड़े प्लान्स में छिपा है। जब आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पर नजर डालेंगी तो वहां एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 2318 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। अरे बाप रे, 2318 करोड़! मतलब अगर किसी कंपनी का कुल मार्केट कैप ही 2500 करोड़ के आसपास हो और वो 2300 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर दे, तो ये तो ऐसा हुआ कि वो अपनी पूरी हैसियत नए प्रोजेक्ट्स में दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये एक्सपेंशन भविष्य की ग्रोथ के लिए एक मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता? क्योंकि पावर सेक्टर में तो कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ती है ना? बिल्कुल, कैपेक्स अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, भविष्य के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक एनालिस्ट के नजरिए से समस्या एग्जीक्यूशन और टाइमिंग में होती है। वो कैसे? पावर सेक्टर कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस नहीं है कि आज कोडिंग की और कल प्रोडक्ट बिकने लगा। ये एक अत्यधिक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ सोलर पार्क या थर्मल प्लांट्स लगाने में सालों लग जाते हैं। तो जब तक ये 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर पूरी तरह तैयार नहीं होता और ग्रिड को बिजली सप्लाई नहीं करता, तब तक ये एक भी रुपए का रेवेन्यू नहीं देगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसे बनाने में जो पैसा लग रहा है वो कंपनी के मौजूदा कैश रिजर्व को बहुत तेजी से जला रहा है। हाँ, कैश रिजर्व के सूखने की बात तो साफ दिख रही है। GIPCL का कैश बैलेंस 469 करोड़ रुपए से गिरकर सीधे 261 करोड़ रुपए पर आ गया है। और जब अपना खुद का जमा किया हुआ कैश कम पड़ने लगता है तो कंपनी को एक ऐसे रास्ते पर जाना पड़ता है जो शेयर होल्डर्स के लिए काफी रिस्की हो सकता है। आप कर्ज की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। इस विशाल कैपेक्स को फंड करने के लिए कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लंबे समय का कर्ज 1804 करोड़ रुपए से बढ़कर 3373 करोड़ रुपए हो गया है। 1800 से सीधे 3300 करोड़। ये तो कर्ज लगभग दोगुना हो चुका है। हाँ, और कर्ज कभी मुफ्त में नहीं आता, उसके साथ ब्याज का एक बहुत भारी बोझ आता है। मैंने फाइनेंस कॉस्ट का आंकड़ा देखा था, वो शायद 31 करोड़ के आसपास था पहले। जी, फाइनेंस कॉस्ट जो पहले सिर्फ 31.93 करोड़ रुपए थी, वो अब 3 गुना से भी ज्यादा उछलकर 110.70 करोड़ रुपए हो गई है। ओह वाओ, एक साल में 110 करोड़ सिर्फ ब्याज के रूप में। ये तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लीकेज बन गया है। और जब तक वो नया प्रोजेक्ट पैसा कमाना शुरू नहीं करता, तब तक ये 110 करोड़ का ब्याज हर साल उनके मुनाफे को खाता रहेगा। इससे सीधे तौर पर कंपनी की बैलेंस शीट और नेटवर्थ पर चोट पहुंचती है। यहीं पर मुझे लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE का गणित देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ROCE पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। डेटा के हिसाब से GIPCL का ROCE महज 5.47% है। सिर्फ 5.47%। और अगर हम इसकी तुलना पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों से करें, जैसे NTPC, तो उनका ROCE करीब 8.33% है। और पूरे सेक्टर का मीडियन भी करीब 6.59% है। तो GIPCL अपने पीयर से काफी पीछे नजर आती है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। मतलब कल्पना कीजिए, अगर कोई कंपनी बाजार से 8 या 9% ब्याज दर पर कर्ज उठा रही है, लेकिन उस पूरे पैसे को बिजनेस में लगा के महज 5.47% का रिटर्न जनरेट कर पा रही है, तो तकनीकी रूप से वो पैसा बना नहीं रही है, बल्कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। ये एक क्लासिक वेल्थ डिस्ट्रक्शन का परिदृश्य है। हाँ, क्योंकि आप ब्याज ज्यादा दे रहे हैं और कमा कम रहे हैं। ये तो साफ घाटे का सौदा है। देखिए, एक मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है कि वे पूंजी का आवंटन यानी कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं। सही बात है। अगर नया कर्ज लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं जिनका रिटर्न कैपिटल की लागत से भी कम है, तो ये चिंता का विषय है। और लंबे समय में ये कंपनी की सॉल्वेंसी
यानी उसके टिके रहने की क्षमता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो धैर्य के साथ पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये बढ़ता हुआ कर्ज और गिरता हुआ कोर मार्जिन एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार किए बिना सिर्फ कर्ज के दम पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक बहुत ही अस्थिर रणनीति है। लेकिन इन सब गंभीर और चिंताजनक आंकड़ों के बीच एक ऐसा आंकड़ा भी है जो किसी भी आम रिटेल निवेशक को पहली नजर में बहुत लुभावना लग सकता है। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। आप डिविडेंड की बात कर रही है ना? हाँ, बोर्ड ने 4.10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, जो करीब 41% बैठता है। और डिविडेंड यील्ड भी 2.49% के आसपास है। बिल्कुल। और अगर कागज पर पे आउट रेशियो देखा जाए तो वो महज 15% दिखता है। मतलब ऐसा लगता है मानो कंपनी कह रही हो कि हमने 402 करोड़ रुपए कमाए हैं और उसने से बस एक छोटा सा हिस्सा ही शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। और यहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि वो 402 करोड़ का प्रॉफिट तो एक छलावा है ना। बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले देखा, उसमें से 260 करोड़ रुपए तो सिर्फ नॉन रिकरिंग टैक्स गेन्स हैं। वे कैश के रूप में कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं, वो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज है। इसे मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझाती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति ने अपने क्रेडिट कार्ड से भारी रकम कर्ज ले रखी हो। हाँ, जिसमें मीटर चालू है और ब्याज तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बाहर जाकर अपने दोस्तों को एक शानदार पार्टी दे रहा है ताकि सबको लगे कि उसकी वित्तीय हालत बहुत अच्छी है। क्या बात है, एकदम सटीक तुलना किया आपने। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में वो व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। तो अगर हम उन वन टाइम टैक्स फायदों को हटाकर कंपनी के असली कैश जनरेशन को देखें तो ये जो 4.10 रुपए का डिविडेंड है, ये कंपनी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत भारी। जरा सोचिए, जब कंपनी के ऊपर 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए हर साल 110 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने हैं। और नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी तो लगातार कैश की जरूरत है। हाँ, तो ऐसे में डिविडेंड बांटना वित्तीय समझदारी कैसे कही जा सकती है? मेरा मानना है कि लंबे समय में ये डिविडेंड बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। मतलब जब कर्जदाताओं का दबाव बढ़ेगा या कैश की कमी होगी तो सबसे पहले इसी डिविडेंड पर कैंची चलेगी। बिल्कुल। और इसका एक और मतलब ये भी है कि जो वैल्यूएशन बाहर से दिख रही है वो भी धोखेबाज हो सकती है। वैल्यूएशन कैसे? आप पीई रेशियो की बात कर रहे हैं? जी हाँ, कोई भी निवेशक अगर सिर्फ पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखे तो जीआईपीसीएल का पीई रेशियो अभी करीब 6.33 दिख रहा है, जो कि पहली नजर में बहुत सस्ता और आकर्षक लग सकता है। लेकिन ये जो ई है यानी अर्निंग्स, वो तो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है ना। हाँ, टैक्स रिफंड की वजह से। तो अगर उस 260 करोड़ के वन टाइम टैक्स गेन को हटाकर असली कंजर्वेटिव वैल्यूएशन निकाली जाए तो ये स्टॉक सस्ता नहीं बल्कि काफी महंगा साबित होगा। एक शक्की एनालिस्ट की नज़र से देखने का यही फायदा होता है। आपको उन नंबर्स को इग्नोर करना होता है जो सिर्फ कागज पर है और उन पर फोकस करना होता है जो असल में बिजनेस को चला रहे हैं। एकदम सही। जीआईपीसीएल के मैनेजमेंट के लिए आगे का रास्ता बहुत चुनौतियों भरा है। उन्हें यह साबित करना होगा कि ये विशाल कैपेसिटी एक्सपेंशन सिर्फ एक अंधाधुंध खर्च नहीं है, और ये भी कि इससे जो रिटर्न जनरेट होगा वो बढ़ते हुए फाइनेंस कॉस्ट से कहीं ज्यादा होगा, तभी लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू बनेगी। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को हम समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी मजबूत है और उनके पास एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट भी है। मतलब कंपनी हवा में बिजनेस नहीं कर रही है, वे जमीन पर भारी भरकम एसेट्स तैयार कर रही है। हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ की जो हकीकत है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 90% प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा महज एक अकाउंटिंग का भ्रम है। और उस भ्रम के पीछे की सच्चाई ये है कि मुख्य कामकाज का मुनाफा असल में गिरा है। सही बात है। कंपनी ने अपनी हैसियत से कहीं बड़ा केपेक्स शुरू कर दिया है, जिसके लिए कर्ज 2 गुना हो चुका है। ब्याज का खर्च 3 गुना बढ़ गया है, जो दीमक की तरह भविष्य के मुनाफे को खा रहा है। और डिविडेंड भले ही आज मिल रहा हो, लेकिन इस भारी कर्ज और कमजोर कोर मुनाफे को देखते हुए भविष्य में इसके जारी रहने पर एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर हर उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए जो बाजार में निवेश करता है। कौन सा सवाल?
देखिए, हमने देखा कि कैसे भारी भरकम कर्ज लेकर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर नीतियां ही बदल जाएं? आपका मतलब है रेगुलेटरी रिस्क? हाँ, पावर सेक्टर पूरी तरह से सरकारी नीतियों, टैरिफ रेगुलेशंस और ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन पर निर्भर है। अगर भविष्य में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की नीतियों में कोई अप्रत्याशित बदलाव कर दे, या पर्यावरण के नियम अचानक सख्त हो जाएं? बिल्कुल, तो क्या कर्ज के पहाड़ों पर खड़े किए गए ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रातों रात स्ट्रैंडेड एसेट्स यानी बेकार संपत्तियों में नहीं बदल जाएंगे? ये बहुत ही डराने वाली लेकिन एकदम वास्तविक संभावना है। जब रेगुलेटरी पेन चलता है ना, तो स्प्रेडशीट पर की गई सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये भारी कर्ज कंपनी को उस रेगुलेटरी झटके को सहने की जगह देगा या फिर ये पूरी वित्तीय इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी? ये एक बेहद महत्वपूर्ण नजरिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एसेट्स बनाने में नहीं है, बल्कि उन एसेट्स को बदलते हुए भविष्य के अनुकूल बनाए रखने में भी है। और जब कर्ज इतना ज्यादा हो तो बदलावों को सहने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। सही कहा। यही कारण है कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को सिर्फ सरसरी निगाह से देखना कभी भी काफी नहीं होता। उसके अंदर छुपे कर्ज, टैक्स के खेल और भविष्य के रिस्क्स को समझना ही असली विश्लेषण है। तो अगली बार जब किसी कंपनी का प्रॉफिट अचानक दोगुना दिखे, तो बस उनके टैक्स नोट्स और बैलेंस शीट के कर्ज वाले हिस्से को जरूर देखिएगा। ये एक बहुत ही जरूरी टेक अवे है सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और हमेशा की तरह सीखते रहिए।